A very good day to everyone. Now we are going to start one of the last and the very important topic, that is input tax credit. मैम, if I talk about the input tax credit, अगर हम किसकी बात करते हैं, if we talk about input tax credit, तो ये input tax credit क्या है, क्यों है और is it very important? तो इसकी बात तो हम सोच ही नहीं सकते it is important or not. क्यों? Question number 1 ITC, question number 2 ITC, क्वेश्चन नंबर 3 आईटीसी। मैम क्या सब आईटीसी भरा रहता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आईटीसी भरा रहता है, बट द थिंग इज आईटीसी के चैप्टर को किए बिना एंड पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर को किए बिना यू कांट इवन से कि तुम कोई भी क्वेश्चन क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द टैक्स पेबल, तुम्हारा जीएसटी लाइबिलिटी कितना है, ये फाइंड करने के लिए ही तुमको सबसे पहले क्या चाहिए, ये फाइंड करने के लिए तुमको सबसे पहले आईटीसी का चैप्टर आना चाहिए कि मुझे जीएसटी पेबल इतना है, मेरी जीएसटी लाइबिलिटी में से मुझे आईटीसी माइनस करना है, तभी तो जीएसटी पेबल निकल के आएगा, और निकालने के लिए तुमको आईटीसी आना जरूरी है। अब इफ आई टॉक अबाउट दिस चैप्टर दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो मैम कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन इतने कम है, 5 सेक्शंस ओनली, जिसमें आता है तुम्हारा 16, 17, 18, ये आईटीसी के लिए, दिस सेक्शंस आर फॉर आईटीसी। तो मैम आगे वो 19, 20, 21 करके जो सेक्शन है स्पेसिफिकली कुछ तो बहुत है कि जब आप कन्वर्जन करोगे रजिस्ट्रेशन, कुछ स्पेशल केसेस में आईटीसी, मतलब ये कि आगे जो सेक्शन है दैट इज 19, 20 या 21, ये तुम्हें आईटीसी कैलकुलेट करना नहीं बताता है, ये सिर्फ इतना बताएगा तुमको कि अलग अलग स्पेशल केस में फुल आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, बस इतनी चीजें बताता है। जिसमें तुमको एक चीज इंपॉर्टेंट करनी है दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये चीज हमें आगे इंपॉर्टेंट करनी है। मैम आईटीसी का एक बैकग्राउंड आपने पहले बताया था, क्या बताया था कि अगर ये सप्लायर है और ये हमारा कौन है, रिसिपिएंट है, तो ये सप्लायर और रिसिपिएंट के केस में आपने क्या बोला था कि एज ए रिसिपिएंट बात करते हैं ये पर्सन की, ये पर्सन क्या करता है मैम, जब भी कुछ परचेस करके आता है तो ही विल पे वैल्यू ऑफ सप्लाई और ये जीएसटी पे करके आता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी पे करेगा और क्या पे करके आएगा, साथ में जीएसटी। बट जब पे करके आएगा तो इसके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन ये है कि वुड आई गेट बेनिफिट आफ्टर पेइंग दिस टैक्स, ये जो टैक्स में पे करके आया हूँ इसका मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो वो ये सोच रहा है कि क्या मुझे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। यू रिमेम्बर मैंने दोनों पर्सपेक्टिव से बताया था कि कैसे आईटीसी कौन सोचता है। इनिशियली जब हमने आईटीसी का पूरा फ्लो समझने की कोशिश की थी फॉर क्वेश्चन नंबर 1, याद है? बोलो। तो यहाँ पे मैम रिसिपिएंट सोच रहा है, जब मैंने कुछ परचेस किया, रिसिपिएंट क्या सोच रहा है, व्हेन आई हैव परचेस्ड, जब मैंने क्या किया, कुछ परचेस किया, तो इन केस ऑफ परचेस, परचेस के केस में मैंने क्या किया, वैल्यूएशन का तो पेमेंट किया, जीएसटी का भी पेमेंट किया, तो ऑन परचेस वुड आई गेट आईटीसी, आईटीसी कब, जब मेरी कोई जीएसटी लाइबिलिटी आएगी तो क्या मैं आईटीसी अवेल करके यूटिलाइज कर पाऊंगा, जिससे मैं ये बोलूं कि जीएसटी मेरा पेबल कितना है। ठीक है, अब हम इस आईटीसी के लिए हमें करना क्या होगा, इस आईटीसी के लिए सबसे पहली कुछ कंडीशन दी है हमारे को सेक्शन नंबर 16 में। सेक्शन नंबर 16 में ये बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, क्या बोला है सबसे पहले, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। मैं शायद इधर तुम लोग की तरफ ज्यादा नहीं देख पाऊंगी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा बोलते रहना, अगर कहीं पे लगे कि कुछ डाउट है तो एटलीस्ट बोल देना, ठीक है? सो एवरी, ओके थैंक यू, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। मैम क्या बोलना चाह रहे हो, पहली शुरुआत ही उन्होंने काय की है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन ऑन गुड्स और इनपुट सर्विस। ठीक है, सिर्फ मैंने कीवर्ड्स को जोड़ा है और कुछ नहीं किया। लिखा है मैम सेक्शन 16 में कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स पे एज वेल एज इनपुट सर्विस पे क्या मिल सकता है, आईटीसी अवेल हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग यूटिलाइजेशन, आई एम सेइंग आईटीसी अवेल हो सकता है।
तो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स पे एंड इनपुट सर्विस पे आईटीसी कुड बी अवेल्ड, आईटीसी क्या हो सकता है, अवेल हो सकता है इफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन यूजेस इट फॉर बिजनेस, अगर वो उसको क्या करता है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करता है, पहली चीज। एंड जो नहीं लिखा है वो ये है कि एंड यूटिलाइज इट फॉर टैक्सेबल पर्पस। इन चीजों पे अभी मेरे को पहले बात करनी है। मैम सबसे पहले आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आईटीसी अवेल करने की सबसे पहली कंडीशन जो सेक्शन नंबर 16 बताता है, सेक्शन नंबर 16 इज ऑल अबाउट कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। यू हैव टू लर्न द सेक्शंस, यहाँ पे सेक्शंस लर्न करने होंगे, ठीक है। तो मैम सेक्शन नंबर 16 कहता है क्या कि अ रजिस्टर्ड पर्सन विल क्लेम आईटीसी। इसका मतलब मैम कहना है इससे कि टैक्सेबल पर्सन कैन क्लेम आईटीसी, लिखना भी मत। टैक्सेबल मीन्स अ पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, और लाइबल का मतलब है अभी लाइबल हो रजिस्टर होने के लिए पहले रजिस्टर हो जाओ। वंस यू गेट रजिस्टर्ड देन यू कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसका मतलब फर्स्ट कीवर्ड इज एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वही क्या कर पाएगा, ही वुड बी एबल टू क्लेम आईटीसी, ठीक है। मैम किस पे आईटीसी क्लेम करेगा, आइदर ऑन परचेस ऑफ गुड्स, जो उसने गुड्स खरीदे होंगे, आइदर ऑन टेकिंग इनपुट सर्विस। मैम इनपुट सर्विस कैसे, सपोज करो मान लो कि अभी मैं रजिस्टर्ड पर्सन, तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन जूम की सर्विस भी तो ले रही हूँ, आई एम टेकिंग द सर्विस ऑफ जूम, ठीक है। मैम और कौन सी सर्विस ले रहे हो, बुक प्रिंट भी तो करवाई होगी आपने, दिस इज ऑल्सो अ सर्विस, तुम्हें पता है ना हमने किया है, दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई, वो पेज भी दे रहा है अपने, बट स्पेसिफिकली क्या है, मेरे को पेजेस से मतलब नहीं, मुझे जो मेरा कंटेंट है दैट आई वांट टू बी प्रिंटेड। तो मैम वो भी तो आप इनपुट सर्विस भी तो ले रहे हो। और गुड्स कौन से खरीदे, अरे अरे अभी लेटेस्ट समझो, लैपटॉप है मेरे पास और क्या होगा, इसके अलावा कैलकुलेटर होगा, इसके बाद मेरे पास आईपैड होगा, इसके बाद मेरे पास क्या होगा, वेबकैम होगा, ये सब क्या चल रहा है, आई हैव गुड्स, आई हैव परचेज द गुड्स, ठीक है। लाइटिंग्स में इन्वेस्ट किया होगा, मतलब कहीं ना कहीं कहना है से कि आई हैव गुड्स आल्सो एंड आई एम आल्सो हैविंग इनपुट सर्विसेज, मेरे पास इनपुट सर्विसेज भी है दैट आई एम टेकिंग एंड आई आल्सो हैव गुड्स दैट आई एम टेकिंग। मैम एक सेकेंड, गुड्स की बात कर रहे हो तो आपने एक तो क्या बोला, लैपटॉप, कौन सा नेचर है ये रॉ मटेरियल वाले हैं या फिर ये कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। मैम आईपैड ये क्या है, कैपिटल गुड्स। मैम अगर नॉर्मल सी बात करें, आपके पास पेन भी होंगे, आपके पास पेंसिल भी होगी, कहना है से आपके पास स्टेशनरी भी होगी, बट कहना है से कि स्टेशनरी इसमें कैपिटल गुड, कहना है से कि ये सिर्फ इनपुट है, छोटा मोटा इनपुट। तो बोलना क्या चाह रहे हो मैम, बोलना ये चाह रही हूँ व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन इंक्लूड कैपिटल गुड्स आल्सो, गुड्स की डेफिनेशन इंक्लूड इनपुट आल्सो। तो गुड्स की जो डेफिनेशन है, गुड्स की डेफिनेशन में कैपिटल गुड्स भी आता है, गुड्स की डेफिनेशन में इनपुट भी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी है बिकॉज उतनी जरूरी नहीं है, हमको ऑलरेडी पता है डे वन से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी। बट मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या लिखा है, देखो कैपिटल गुड्स मींस गुड्स है तो गुड्स मूवेबल होंगे, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, दिस आर गुड्स, गुड्स का मतलब भी क्या है, दिस आर मूवेबल। इसका मतलब हम कुछ ऐसे गुड्स होंगे, है तो आपकी मशीनरी बट वो इमूवेबल भी हो सकती है, समझेंगे उसको, है उसमें। तो बोलता है हम कैपिटल गुड्स मींस गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया, गुड्स। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, दैट हैज बीन कैपिटलाइज्ड, और इनपुट का मतलब भी क्या है, अदर देन कैपिटल गुड्स। तो एक चीज नोटिस करो, मींस गुड्स, ये भी डेफिनेशन ऑफ गुड्स में, ये भी डेफिनेशन ऑफ गुड्स में कवर्ड है। जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो क्या है कि वेदर इट इज कैपिटल गुड्स और इनपुट, बोथ आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो एक कॉमन वर्ड है गुड्स, और गुड्स के अंदर कैपिटल गुड्स भी आता है, इनपुट भी आता है, ठीक है। तो मतलब मैम इसको परचेस किया, वुड आई गेट आईटीसी, मे बी,
इसको परचेस किया, वुड आई गेट आईटीसी? मे बी। इसको अवेल किया, वुड आई गेट आईटीसी? मे बी क्यों बोल रहे हो? बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू सेक्शन नंबर 16, यू हैव टू गो थ्रू सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 इन ऑर्डर टू चेक क्या सच में आईटीसी अवेलेबल है, और इफ आईटीसी अवेलेबल कहीं ब्लॉक्ड तो नहीं है। इतनी बात समझ में डन? चलो अब स्पेसिफिकली पहले आते हैं हम किसके ऊपर, सेक्शन नंबर 16 के ऊपर। बहुत सिंपल चैप्टर, पहले ही बता दूं, अगर सारी की सारी लिंकेज जो आज तक हमने की वो तुम्हारे लिए प्रॉपर है ना, तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ फॉर, बहुत स्मूथ हो जाएगा। इसको एक्चुअल में लास्ट में करने का रीजन सब कुछ आना चाहिए, और दूसरा ये सिंपल चैप्टर है जिसको आई डोंट नो व्हाई कहते हैं ना कि बहुत बड़ा चढ़ा के बोल के रखा है कि आईटीसी नहीं हो गया, भगवान जाने क्या हो गया। और आज तुम सब लोग इकट्ठे होकर आईटीसी पढ़ने आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आईटीसी का फोबिया तो है। नहीं तो एक दिन एक एब्सेंट है, एक दिन दो एब्सेंट है, एक दिन आते ही नहीं है, एक दिन पता नहीं क्या चलता है। तो व्हेन यू आर कमिंग फॉर आईटीसी, वो भी ऑन टाइम, वो प्रूफ करता है कि हाँ भैया हमारे लिए आईटीसी थोड़ा सा है दिक्कत वाला काम। ठीक है, चलो कमिंग टू सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 बोलता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। मैम दो चीजें बोल रहे हैं, it is talking about eligibility also and it is talking about condition also। मतलब who is eligible पहले चेक करना है, तो मैम सेम वही, a registered person is eligible। तो let us highlight this registered person। मैम अब ये रजिस्टर्ड पर्सन कैसे रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है? नाउ गोइंग टू द लिंकेज, थोड़ा थोड़ा रिवीजन। रजिस्टर्ड पर्सन मैम हो सकता है रजिस्टर्ड ड्यू टू सेक्शन नंबर 22 बिकॉज द थ्रेशोल्ड लिमिट हैज क्रॉस्ड। Ma'am, it could be registered due to section number 24 because of compulsory registration. Ma'am, it could be registered due to CTP, NRTP के provision. Remember? Ma'am, it could be also because of that section number 10. क्या था section? No, ma'am. You know? Sorry, ma'am. Composition scheme. Composition scheme. मैं वही सोचूं क्या नो हो गया इसके अंदर। 22, 24, CTP, NRTP या फिर सेक्शन 10, मतलब इट कुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। मैम इफ अ पर्सन इज लायबल को मना किया ना, बिकॉज यू आर जस्ट रजिस्टर्ड। तो मैम कब ये रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है आईटीसी? तो बोलते हैं इज एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाई। समझ पा रहे हो ना वर्ड? इनवर्ड सप्लाई मीन्स परचेज। whenever you do purchase, that is your inward supply। तो जब भी तुम्हारा इनवर्ड सप्लाई चाहे गुड्स का होगा, मैम गुड्स में अभी अभी बताया, इट कुड बी कैपिटल गुड्स आल्सो, इट कुड बी इनपुट आल्सो। तो कैपिटल गुड्स या इनपुट दोनों के लिए यू कैन टेक ऑन परचेस, यू कैन टेक आईटीसी। कंडीशन है इट शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैम यूज मतलब एक्चुअली यूज करो। मैम इंटेंशन क्या है? मैम हम जब पता है स्टॉक खरीद के लाते हैं, व्हेन वी परचेज द स्टॉक, स्टॉक खरीदने पे हमारा इंटेंशन है कि वी विल सेल इट। जरूरी थोड़ी ना कि जैसे यू हैव परचेज वैसे की वैसे ये सारा सेल हो गया होगा। इंटेंशन। मैम आई हैव स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स यूज करने का इंटेंशन है, अभी यूज हुए नहीं है, बट इट इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो दोनों चीजें इंक्लूड होती है, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। क्या एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई कि रजिस्टर्ड पर्सन, यूज्ड, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, दिस आर द कीवर्ड्स। तो रजिस्टर्ड पर्सन, यूज्ड, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, क्योंकि थोड़े टाइम बाद जाके ना तुमको ये पता ही चल गया है इट इज नथिंग परचेस। और परचेस नहीं लिखना जीएसटी में, जीएसटी में वर्ड यूज्ड इज इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, डू नॉट यूज द वर्ड परचेस इन जीएसटी, यूज इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, चलो नाउ मैम व्हाट आर द कंडीशंस? अमेंडमेंट इन दिस, ये वाले सेक्शन में अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, एन एड ऑन टू द कंडीशन, कोई कंडीशन एड ऑन हुई। अब मैम वो क्या बोलता है कि व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन नंबर 1 है, एक चीज बताओ, तुम्हें गवर्नमेंट से कुछ चाहिए, अपना ही पैसा है भाई, हम ही जीएसटी भर के लाए थे, हमने ही परचेस के टाइम सप्लायर को जीएसटी पे किया था, नाउ वी वांट टू अवेल दैट आईटीसी। गवर्नमेंट कैसे मान लेगा कि यू हैव पेड द जीएसटी? गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो, हाउ वुड गवर्नमेंट से कि अरे
अवेल करा आईटीसी, तो कैसे पता बोलेगी गवर्नमेंट की नहीं तुमने भरा भी था या नहीं? यू हैव टू प्रूव समथिंग, तुमको प्रूफ देना पड़ेगा। और प्रूफ ऐसे बोल के तो कि अरे याद करो उस दिन को मैं उसको दे के आया था। व्हाई द सप्लायर गिव्स यू द टैक्स इनवॉइस? इसीलिए क्योंकि जब भी उसे वो क्या देता है तुमको, जब भी सप्लायर क्या देता है तुम्हें, टैक्स इनवॉइस देता है, तो टैक्स इनवॉइस में पता है क्या लिखा होता है? जीएसटीएन नंबर सप्लायर का भी लिखा होता है और तुम्हारा भी जीएसटीआई नंबर उसमें लिखा होता है इन दैट इनवॉइस। मतलब सप्लायर बताता है कि ये मेरे जीएसटीएन नंबर से मैंने इससे टैक्स लिया था और ये रहा इस पर्सन का जीएसटीएन नंबर जिससे मैंने टैक्स लिया है। आर यू गेटिंग? इससे मैंने डिपॉजिट किया गवर्नमेंट के पास और इससे मैंने क्या लिया है, ये पर्सन से टैक्स लिया है। तो सप्लायर एज वेल एज रिसिपेंट दोनों का जीएसटीएन नंबर उसमें होता है। तो गवर्नमेंट को पता है किस नंबर से कलेक्शन हुआ, किस नंबर ने पे किया। अंडरस्टूड? तो अब यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले कुछ तो दो, प्रूफ क्या चाहिए? तो वही बोल रहा है अ वैलिड टैक्स इनवॉइस। एक वैलिड टैक्स इनवॉइस चाहिए हमें, प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। हमें क्या चाहिए? वैलिड टैक्स इनवॉइस चाहिए। इसके बाद मैम डेबिट नोट। डेबिट नोट मतलब अरे हो सकता है ना डेबिट नोट इशू किया हो पर्सन ने तुम्हें। मैम डिफेक्टिव गुड्स भेज दिए उसने मुझे, द पर्सन हैज सेंड मी डिफेक्टिव गुड्स, तो वो क्या बोलता है? वेट, आई विल इशू यू आइदर क्रेडिट डेबिट नोट। अब मैम जो मेरे लिए डेबिट नोट है सामने वाले के लिए क्रेडिट नोट है। इफ समथिंग इज डेबिट फॉर मी तो सामने वाले के लिए क्रेडिट नोट है, तो उसने डेबिट नोट इशू, तुम्हारे पास डेबिट नोट है, इसका मतलब क्या है कि ये देखो मैंने कभी तो उसको पेमेंट किया था तभी तो वो मुझे डेबिट नोट भेजा है कि मैं बाद में पैसे दे दूंगा या फिर आके मेरे से गुड्स लेके चले जाना। आर यू गेटिंग दैट? उसके लिए क्रेडिट, मेरे लिए डेबिट। या फिर कोई भी ऐसा इनवॉइस या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करे कि तुमने टैक्स पे किया, जैसे मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट क्या करता है? टैक्स पे करके आता है। रिसिपिएंट खुद को टैक्स इनवॉइस थोड़ी ना देगा। और मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट इज द वन हु विल क्लेम आईटीसी फॉर द टैक्स ही हैज पेड। फॉर द टैक्स ही हैज पेड, रिसिपिएंट हिमसेल्फ विल टेक द आईटीसी। तो मैम उस केस में भी पता है क्या होगा? रिसिपिएंट को ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देना होगा जो ये कौन देगा? बैंक उसको देगी, या फिर जो अपन पे करते थे एक रिसिप्ट आ जाती है ना कि देखो दिस इज द जीएसटी नंबर, इससे पेमेंट हुआ है, तो ही हैज टू गिव एनी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट दैट विल प्रूव कि यस, क्या प्रूफ करेगा कि हाँ भैया टैक्स पे हुआ था तभी तो हमसे आईटीसी लोगे। अंडरस्टूड दिस? पहला कंडीशन आ गया। अब और बोलते हैं यही नहीं चाहिए, अभी और भी कुछ चीजें चाहिए। अब वो कुछ चीजें और क्या है इनकी? तो बोलता है देखो पहली चीज अगेन कमिंग टू द सप्लायर, और ये हो गया मेरा फिर से रिसिपिएंट। ये रिसिपिएंट, ये हो गया मेरा सप्लायर। मैम रिसिपिएंट ने इसको क्या किया होगा? रिसिपिएंट वुड हैव पेड जीएसटी टू सप्लायर, किस भरोसे में? दैट सप्लायर विल पे टू गवर्नमेंट। इतना तो पता अब समझ में आ गया हमको। बट मैम रिसिपिएंट बोलता है कि पहली चीज इसके पास टैक्स इनवॉइस है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ही इज हैविंग दैट डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट फिर भी उसको आईटीसी नहीं देगी। क्यों? गवर्नमेंट बोलेगी सबसे पहले हम तो तब देंगे ना जब हमें इसके पास से मिला होगा। गवर्नमेंट तो तब तुम्हें आईटीसी अवेल यूटिलाइज करने देगी व्हेन द गवर्नमेंट वुड हैव रिसीव्ड दैट आईटीसी फ्रॉम दिस सप्लायर। जब गवर्नमेंट को नहीं मिला तो गवर्नमेंट तुमको बेनिफिट क्यों देगी? अंडरस्टूड? तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन क्या है? गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा तब जाके तुम्हारा क्या होगा? आईटीसी तुम्हें मिलेगा। दो कंडीशन क्या हुई? पहले तो प्रूफ दो कि तुम पैसा इसको दे के आए थे। पहले कौन प्रूफ देगा? रेसिपिएंट विल गिव द प्रूफ, क्या कि यस आई हैव पेड जीएसटी टू द सप्लायर। वो प्रूफ हो गया तुम्हारा क्या? टैक्स इनवॉइस। प्रूफ नंबर 1। गवर्नमेंट बोले कि मैं कैसे दे दूं, पहले मेरे पास तो पैसा आने दो। सेकंड कि गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए? पहले जीएसटी शुड बी, टैक्स शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट। हो गया? ठीक है। अब तुमने ऑफेंस एंड पेनल्टी तो पढ़ा है ना? तो मैम ऑफेंस एंड पेनल्टी में पता है आपने उसमें ऐसा कुछ बताया था क्या? सप्लाई
विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस विदाउट सप्लाई, याद आता है? दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑफेंस। तो मैम वहां पे आपने लिखा था सप्लाई विदाउट इनवॉइस एंड इनवॉइस विदाउट सप्लाई। गवर्नमेंट को पता है डाउट हो सकता है कहीं सच में तो ऐसा नहीं कि सप्लाई है और इनवॉइस नहीं, तो उसके लिए ये हो गया कि यू शुड हैव एन इनवॉइस। बट ऐसा तो नहीं, इनवॉइस तो है भाई इसके पास, बट माइट बी देयर इज नो सप्लाई। वो कैसे क्रॉस वेरीफाई करेगी गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए 3rd नंबर की कंडीशन दी। गुड्स एंड सर्विस मस्ट बी रिसीव बाय रिसिपिएंट, उसको मिलने चाहिए। जब उसके फैक्ट्री पे पहुंच जाएंगे तब बोलना कि हमको जीएसटी चाहिए, तब हमको आईटीसी चाहिए। मैम रुको 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 रुको, आपने इस चीज को ऑलरेडी एक जगह समझाया है कि एक एक्सेप्शन दिया था गवर्नमेंट ने। बोलना क्या है वो एक्सेप्शन? बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू। दूसरा बोलो। जॉब वर्क। एग्जैक्टली मैम, प्रिंसिपल कहता है कि मुझे जॉब वर्क के लिए क्या करना है, मेरे गुड्स को भेजना है। अब पहले प्रिंसिपल क्या करे, अपने आप रिसीव करे, फिर उसके बाद ही विल सेंड टू द जॉब वर्क। जबकि पता है जहां से मेरा क्या आ रहा है ना, ये गुड्स आ रहे हैं रॉ मटेरियल, वो जयपुर से ही आ रहे हैं। पहले रॉ मटेरियल यहाँ लेके आए, फिर वापस जॉब वर्कर जयपुर में ही है उसके पास भेजेंगे, तो गलत हो जाएगा। तो याद है वहां पे बताया था कि even if principal sends it directly to the place of the job worker, it will be deemed that it has been received. It will be deemed that it has been received by principal. आया याद? तो इसका मतलब मैम 3 कंडीशन बड़ी सोच समझ के रखी है गवर्नमेंट ने। क्या? यू शुड हैव एन प्रूफ कि तुमने पे किया है, इसने एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। गवर्नमेंट को पे करने के साथ साथ भाई रिसिपिएंट ऐसा नहीं हो कि इनवॉइस विदाउट सप्लाई हो, नहीं, तुम्हारे को एक्चुअल में ये रिसीव भी होना चाहिए। अब मैम चलो ये कंडीशन तो हो गई, 3 प्रूफ हो गए। एक प्रूफ और बताओ क्या? मैम ये जीएसटी पे करने की बात कर रहा है, तो पता है मैम ये जीएसटी कब पे करेगा? व्हेन ही विल फाइल द रिटर्न्स। क्यों? एक सेकंड, समझ नहीं है। अब ये जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इसको समझो। यहाँ पे ये क्या बोलता है, सबसे पहले स्पेसिफिकली क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 1 कि मैम ये सप्लायर है, ठीक है। सप्लायर सेज कि मैंने जीएसटी पे कर दिया। सप्लायर क्या कहता है कि आई हैव पेड जीएसटी। मैम रिसिपिएंट, मेरा ये जो रिसिपिएंट है ये भी बोलता है कि आई हैव पेड माय जीएसटी टू द सप्लायर, सो आई वांट आईटीसी, ठीक है। अब पता है दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट बोलती है कि सप्लायर को क्या रिटर्न फाइल करना होता है, सेल्स रिटर्न, जीएसटी या 3B। आई एम नॉट गोइंग टू द टेक्निकल टर्म कि 3B क्या है, ये क्या है, सिर्फ बोल रही हूँ कि सप्लायर को क्या करना होता है, सेल्स रिटर्न फाइल करना होता है। और सप्लायर बताएगा, इसका नाम बी है, सप्लायर से सप्लायर विल टेल कि बी को इसने क्या किया, सेल किया। और जैसे ही सप्लायर क्या लिखेगा कि आई हैव सोल्ड दिस मच अमाउंट का दिस गुड टू बी, ये पता है कहाँ ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होगा, ऑटो पॉपुलेट कहाँ होगा, बी के परचेस रिटर्न में। मतलब कहना क्या चाहते हो, ये बी के परचेस रिटर्न में आ जाएगा, ए से परचेस किया है सेम अमाउंट जो यहाँ उसने लिखा होगा वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा जीएसटी उसने इतना पे किया, यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। इससे हो क्या रहा है, मिसमैच का चांस कम। फिर ये प्रूफ कर रहा है सप्लायर। अरे मैम सप्लायर अगर झूठ बोलेगा ना तो पता है क्या होगा, उसकी तो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना। बिना सप्लाई किए तो वो सप्लाई लिखेगा नहीं, बिकॉज सप्लाई लिखना मतलब आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना। आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्या करेगा, फिर वो इंक्रीज करेगा अपनी,
तो वो कम तो लिखेगा नहीं, ज्यादा तो लिखेगा नहीं, कम एक बार लिख सकता है। तो इन सच अ केस जैसे ही उसने यहाँ लिखा कि इतना मैंने क्या किया, सेल्स किया है टू बी, सेम परचेस रिटर्न में कहाँ पे आ जाएगा, बी के परचेस रिटर्न में आएगा कि ही हैज परचेस फ्रॉम ए, और फिर बी को क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। अब जब तक मैम ये सप्लायर ना अपने सेल्स रिटर्न में इसको नहीं लिखेगा कि दैट ही हैज मेड सेल्स टू बी, तब तक बी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। पहले 5% था, अब तो वो भी नहीं कर सकता। मतलब supplier has to compulsory write that he has made supply to B, और B को सप्लाई किया है तो उसकी इसमें ऑप्टो पॉपुलेट होगा कि परचेस किया है फ्रॉम ए। अगर सप्लायर नहीं लिखेगा तो यू कैन नॉट अवेल आईटीसी। ये प्रूफ क्या दे रहा है, अगेन बिकॉज यू विल फाइल द रिटर्न, जब तक तुम रिटर्न फाइल नहीं करोगे तब तक आईटीसी अवेल नहीं कर सकता बी। रिटर्न फाइल करके भी बताओ कि यस तुमने सेल्स की है, किसको, बी को सेल्स किया है। अंडरस्टूड। तो मैम कंडीशन क्या क्या दे दी इन्होंने, बहुत सी कंडीशन दे दी। पहली कंडीशन हमने अभी पढ़ी, यू शुड हैव सम डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस। देन इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है, द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस or the debit note referred above furnished by the supplier in statement of outward supply and such details have been communicated to recipient. Understood? क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट सप्लायर ने फर्निश किया उसे आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स में देना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करके वो स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, तो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में यू हैव टू गिव दिस डिटेल कि मैंने इतना इतना सेल्स किया है। मैम यहाँ क्या नहीं बोलते, वी डोंट यूज द वर्ड सेल्स, बट मैं टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर रही हूँ, सेल्स इजी वे में। तो तुम्हें पता होना चाहिए इनवर्ड मतलब परचेस एंड आउटवर्ड इज सेल्स। फिर इसके बाद बोलते हैं मैम इतना ही है क्या, नहीं अभी और भी कुछ है। थर्ड क्या बोला था, he has received goods and service उसको रिसीव होनी चाहिए। मैम बिल टू शिप टू चलेगा क्या, यस बिल टू शिप टू भी चलेगा, वो जॉब वर्क प्रिंसिपल भी चलेगा, वो एक्सेप्शंस है। दिस आर द एक्सेप्शन की बिल टू शिप टू क्या है मैम, इस केस में बिल टू शिप टू क्या है, एक्सेप्शन चलेगा, दैट इज ऑल्सो ओके। मैम इस केस में जॉब वर्कर वाला क्या है, एक्सेप्शन, वो भी चलेगा। और क्या है मैम, इसको भी नहीं पढ़ा मैंने, tax paid on such supply is actually paid to the government whether in cash or by utilizing the ITC, कैसे भी पे होना चाहिए and you have to furnish the returns। यही हमने अभी पढ़ा कि ये सारी चीजें तुमको करनी पड़ेगी। अब ये वाला क्या, ITC must not be restricted, the details of ITC in respect of the said supply communicated to registered person has not been restricted। अब ये क्या है, इसको अभी हम जब समझेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये मैंने बोला कि एक तो इनवॉइस होना चाहिए, एक मेरे साथ क्या होना चाहिए, मेरे पास दूसरी चीज कि मैंने एक्चुअल में पेमेंट किया है, रिटर्न फाइल किए हैं, और गुड्स एक्चुअल में रिसीव होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, दिस आर द कंडीशंस। फिर आईटीसी इज नॉट एडमिसिबल, ये थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं कि मैम आईटीसी इज नॉट एडमिसिबल इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट। याद आ रहा है, अगर टैक्स कंपोनेंट पे यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड द डेप्रिसिएशन तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। ये कहाँ किया था हमने, टैक्स की आईडीटी की क्लास में किया था। अब समझो एक बार, हम सपोज कैपिटल गुड्स आई हैव परचेज्ड, कैपिटल गुड्स का प्राइस इज 10 लाख एंड 1 लाख इज द टैक्स, जीएसटी कितना है 1 लाख, तो मैम 10 लाख पे तो आई विल गेट डेप्रिसिएशन, लेकिन ये जो टैक्स अमाउंट है इस टैक्स अमाउंट पे आई कैन क्लेम आईटीसी आल्सो। तो वो बोलते हैं कि डीटी में भी लिखा है इफ यू वांट टू अवेल आईटीसी तो फिर डेप्रिसिएशन तुमको नहीं मिलेगा, और अगर डेप्रिसिएशन लेना चाहते हो तो तुमको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैम इस 1 लाख को अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करके 11 लाख बना दूं और इस 11 लाख पे इफ आई क्लेम डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस 1 लाख। ये जो 1 लाख का टैक्स उसमें इन्वॉल्व है वो आगे जाके तुम्हें एज अ डिडक्शन मिल ही तो रहा है, बेनिफिट तो तुमको मिल रहा है। या तो वो ले लो टैक्स कंपोनेंट पे,
और अगर टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए तो टैक्स कंपोनेंट का एंटायर आईटीसी अवेल करो, कुछ एक करना। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन। देन मैम सपोज करो आपने जैसे बोला था ना क्या कि गुड्स रिसीव होने चाहिए। अगर गुड्स मैम लॉट में रिसीव हुए तो जरूरी थोड़ा ना एक साथ गुड्स आ जाते हैं, इट कुड बी इन लॉट्स आल्सो। तो अगर गुड्स तुम्हें लॉट में रिसीव हो रहे तो जिस दिन तुम्हें लास्ट लॉट रिसीव होगा उस दिन तुम्हें आईटीसी अवेल होगा। फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट, थर्ड लॉट, द डे व्हेन यू रिसीव द लास्ट लॉट उस दिन क्या होगा, तुम आईटीसी अवेल कर सकते हो। देखो दो वर्ड है, अवेल इज डिफरेंट थिंग एंड यूटिलाइज इज डिफरेंट थिंग। आगे चल के अब भी समझ में आएगा कि दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं देन यू कैन टेक द आईटीसी जिस दिन लास्ट लॉट तुमने सर्व किया। अब मैम सारी चीजें समझ में आ गई कि दिस आर द कंडीशंस। ठीक है, ये रही सारी की सारी कंडीशन, इसको अभी हम समझ लेंगे। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो वेयर एनी पर्सन क्लेम्स दैट ही इज एलिजिबल फॉर आईटीसी अंडर दिस एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? ऑब्वियसली इसी पर्सन पे आएगा। तो ये प्रूफ ही तो कर रहा है सब कुछ कि देखो मैंने टैक्स पे किया था, ये मेरा टैक्स इनवॉइस है, उसने पे किया, दिस आर द प्रूफ दैट ही हैज टू गिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम सिर्फ हो सके तो रीड करना और नहीं टाइम मिले तो इसको रीड मत करना। अब ये बता रहे किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो दिस इज नथिंग, नेमिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब मैम डॉक्यूमेंट देखा जाए तो टैक्स इनवॉइस हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है। मैम डॉक्यूमेंट देखा जाए तो क्या हो सकता है, प्रूफ कि रेसिपिएंट ने टैक्स पे किया है। अभी बताया था ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो रेसिपिएंट ने टैक्स पे किया उसका प्रूफ हो सकता है। मैम डेबिट नोट्स हो सकता है, मैम बिल ऑफ एंट्री हो सकता है, मैम आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अभी तुम आगे करोगे तो आईएसडी भी एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, मैम वो भी हो सकता है। सो दिस इज नथिंग नेमिंग द डॉक्यूमेंट, बट ये है कि एटलीस्ट ये चीजें तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट में चाहिए। अब तुम खुद ही देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो बताओ कि टैक्स कितना था, ठीक है, किन गुड्स पे लिया है तुमने। मैम क्यों गुड्स, क्यों? एचएसएन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ टैक्स चेंजेस, तो वी शुड नो कि कौन से गुड्स है, वो कौन सी सर्विस है जिसपे तुमने टैक्स लिया है। मैम व्हाट वाज द वैल्यू, बिकॉज वैल्यू पे तो जीएसटी लगता है। यू शुड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जीएसटी कैलकुलेट करोगे। मैम दोनों का रिसिपिएंट है उसका दोनों का जीएसटी नंबर चाहिए तो ही तो वी कैन मैच टुगेदर। एंड मैम प्लेस ऑफ सप्लाई भी दो, क्यों? आईजीएसटी सीजीएसटी कौन बताएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आर यू गेटिंग, दिस इज एक्चुअली समथिंग इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे इनवॉइस में या वॉट एवर डॉक्यूमेंट इट इज उसमें ये नीडेड आया। तो मैम इतनी सारी चीजें चाहिए। अब ये बोलता है कि मैम अभी अभी इन्होंने पता है एक चीज कर दी, क्या किया कि सपोज यू वांट टू क्लेम, ये अमेंडमेंट है, सपोज यू वांट टू क्लेम आईटीसी एंड मैम आईटीसी जो आप क्लेम करना चाहते हो, वो जो आईटीसी आपने क्लेम करना है वो रेस्ट्रिक्टेड आ रहा है। कैसे आ सकता है रेस्ट्रिक्टेड? मैम सपोज यू वांट टू क्लेम आईटीसी और जो आईटीसी आपको क्लेम करना है वो क्या आ रहा है, रेस्ट्रिक्टेड आ रहा है। मैम कैसे रेस्ट्रिक्टेड? क्या मैम वो जो आगे चल के ब्लॉक्ड क्रेडिट है उसकी बात कर रहे हो, 17 सबसेक्शन 5 अभी आपको आगे बताएगा दैट द क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। नहीं, दिस इज नॉट अबाउट ब्लॉक्ड क्रेडिट। इन्होंने अभी अभी अमेंडमेंट करके क्या किया, रिटर्न में कॉलम ऐड किया। रिटर्न का वो कॉलम बोलता है आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड। अब मैम ये फिर कौन सा आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड है, समझो मेरी बात। सपोज नहीं तो मैं एक और चीज बताती हूँ कि यू हैव इनवॉइस, अभी तुमको बोला ना यू शुड हैव टैक्स इनवॉइस इन ऑर्डर टू क्लेम आईटीसी, या फिर डॉक्यूमेंट व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट इज यू शुड हैव दैट डॉक्यूमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये वैलिड पता है कितने टाइम तक होते हैं? 1 ईयर। सिर्फ 1 ईयर के अंदर यू कैन क्लेम आईटीसी, इसके बाद आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। और भी एक चीज है जो यहाँ पे दे रखी है, बट समझो कि मैम इनवॉइस जो है, इनवॉइस कितना पुराना हो सकता है, नॉट मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर तक का इनवॉइस इज ओके। अब मैम हमने क्या किया, जीएसटीआर हम फाइल कर रहे थे एज अ सप्लायर, मैंने क्या किया जीएसटीआर फाइल किया। मुझे याद आ रहा तब मैंने सेल्स किया था, कब?
कभी करा था, लेट्स से 1 जुलाई को सेल्स किया था, 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को मैंने सेल्स किया था। और उसको कब याद आ रहा है ये चीज? उसको याद आ रहा है अगेन अगस्त में याद आ रहा है, 31 अगस्त बट 2023। अब वो लिख तो रहा है बट ऑलरेडी वो इनवॉइस क्या हो गया, 1 ईयर इलेप्स्ड। तो मतलब ये तो अपना सप्लाई प्रूव करेगा ना कि हाँ मैं तो मेरा सप्लाई लिखूं, उसको क्या मतलब यू विल गेट द आईटीसी और नॉट। बट अब ये जो आईटीसी ऑन दिस इनवॉइस है, बिकॉज जब तक सप्लायर लिखेगा नहीं रिसिपिएंट के परचेस इनवॉइस में आएगा नहीं, रिसिपिएंट के परचेस रिटर्न में आएगा नहीं। तो मैम आ भी गया परचेस रिटर्न जो है ना इनवर्ट स्टेटमेंट, रिसिपिएंट के इनवर्ट स्टेटमेंट में वो सप्लाई आ गया कि ही हैज डन इनवर्ट सप्लाई, इसका इनवर्ट सप्लाई। बट पता है वो आईटीसी किधर पहुंचेगा? रेस्ट्रिक्टेड में। अब वो किधर आएगा? रेस्ट्रिक्टेड में। तो यहाँ बोलते हैं कि यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन है ये रेस्ट्रिक्शन 17 सबसेक्शन 5 का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन जो एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड है वो है। तो बोलता है तो डिटेल्स ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। तो वो बोल रहा है कि यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन है ये रेस्ट्रिक्शन 17 सबसेक्शन 5 का रेस्ट्रिक्शन आएगा, नहीं आएगा। सॉरी, इसमें दूसरे और भी कोई एग्जांपल हो सकता है कि मैम? बिल्कुल हो सकता है, वो भी एक एग्जांपल बताती मैम। हम ये क्या है, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं अपन होटल। दिस इज एन होटल, ठीक है। कहाँ पे? जयपुर, ठीक है मैम। हम कहाँ पे? सपोज हम लोग हैं पुणे में, सपोज क्या सच में पुणे में, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ से कंपनी, कंपनी इज द रजिस्टर्ड पर्सन, कंपनी ने एम्प्लॉय को कहाँ भेजा? जयपुर फॉर अ मीटिंग। भाई साहब कहाँ गए मीटिंग के लिए? जयपुर में। जब भाई साहब जयपुर में मीटिंग के लिए गए, मैम रिसिपिएंट कहाँ? यहाँ पे, ठीक है मैम। रिसिपिएंट कहाँ? यहाँ पे। मैम सप्लायर कहाँ पे? एक्चुअल में देखें तो होटल सप्लायर यहाँ पे। अब सप्लायर भी यहाँ, रिसिपिएंट भी यहाँ, लेकिन सर्विस अवेल करने वाला एक्चुअल में कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। कंपनी ने उसका पेमेंट करना है ना, कंपनी विल डू द पेमेंट। एम्प्लॉय थोड़ी ना पे करेगा होटल का बिल, कंपनी विल डू द पेमेंट। तो मैम यहाँ पे जब इनवॉइस जनरेट होगा, चाहे जो हो जाए, ही ये जो ना ये कंपनी कंपनी तो पे कर रही है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये तो बोलेगा सप्लायर भी यही, रिसिपिएंट भी यही, ये तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा। अब इस केस में एक्चुअली इट इज इंटरस्टेट सप्लाई, है तो इंटरस्टेट सप्लाई, बट यहाँ पे कंपनी कैन नॉट क्लेम आईटीसी। क्यों? क्योंकि ये सीजीएसटी एसजीएसटी है, स्टेट वाइज है। तो यहाँ पे क्या है? बिकॉज एक्चुअल में रिसीव ये कर रहा होना आईजीएसटी चाहिए था, ये बुक करेगा क्या कि इंटरस्टेट परचेस, ये बुक कर रहा होगा मेरा इंटरस्टेट परचेस है आईजीएसटी, लेकिन एक्चुअल में सीजीएसटी एसजीएसटी पे करके आना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या नहीं होगा? दे वोंट बी एबल टू क्लेम द क्रेडिट। ये फिर से कहाँ जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड। तो आर यू गेटिंग? जरूरी नहीं है रेस्ट्रिक्शन का मतलब ओनली 17 सबसेक्शन 5, रेस्ट्रिक्शन ऐसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशंस खत्म हुई। अब बोलते हैं मैम अगर मुझे टैक्स अवेल करना, आईटीसी अवेल करना, तो लास्ट डेट क्या होगी आईटीसी अवेल करने की? व्हाट वुड बी द लास्ट डेट टू अवेल द आईटीसी? तो बोलता है देखो भाई, पहले था 30 सितंबर, अमेंडेड हो गया ये, अब हो गया क्या? 30 नवंबर। तो बोलता है इफ यू वांट टू क्लेम आईटीसी, तो आईटीसी कितना क्लेम कर सकते हो, कब तक क्लेम कर सकते हो? आइदर व्हेन यू फर्निश द एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है। तो व्हेन यू फर्निश, ये बोल रहा है व्हेन यू फर्निश, इट इज नॉट राइटिंग ड्यू डेट, यहाँ ड्यू डेट नहीं लिखा है, यहाँ लिखा व्हेन यू एक्चुअली फर्निश। तो एक्चुअल फर्निश डेट है ये, व्हेन यू एक्चुअली फर्निश द एनुअल रिटर्न। इसको कंपेयर करो विद द 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, विच एवर इज अर्लियर। अगर सपोज करो तुमने एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दिया और ये बाद में आ रहा है, तो विच एवर इज अर्ली, उस लास्ट डेट तक ही तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट क्लेम द आईटीसी। आया? अभी मतलब कितनी कंडीशन हो गई?
एक तो कंडीशन व्हाट यू शुड हैव, फिर कंडीशन टाइम लिमिट की, दिस इज द टाइम लिमिट, इस तक तुम क्या कर सकते हो, यू कैन अवेल द आईटीसी। अब मैम कुछ छूट तो चाहिए, क्या मतलब, क्या बोल रहे हो, देखो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं मैम, देखो आपका कहना ये है कि आईटी जीएसटी ना, जीएसटी कौन पे करेगा, सप्लायर। आपकी कंडीशन क्या थी कि इफ रिसिपिएंट वांट टू अवेल आईटीसी, अगर रिसिपिएंट को आईटीसी अवेल करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू पे जीएसटी। कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली ही विल बी पेइंग जीएसटी और नॉट, मतलब सुनना अब ध्यान से मैम, आप बोल रहे हो कि रिसिपिएंट को क्या करना चाहिए, सप्लायर को जीएसटी पे करना चाहिए, ही शुड पे द जीएसटी। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में क्या मैम, रिसिपिएंट की बात सुनो, क्या रिसिपिएंट कहता है भाई क्रेडिट परचेस करना है, रिसिपिएंट क्या कहता है, आई वांट टू डू द क्रेडिट परचेस। तो मैम भले ही ये क्रेडिट परचेस होगा, इसने सेल्स किया होगा, क्रेडिट सेल्स, बट किसने बोला कि आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट जो होता है आपका, आपका क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, ऐसा बोला है कि उसमें ओनली कैश आउटवर्ड सप्लाई ही होना चाहिए। इसमें तो आप क्रेडिट वाला भी लिखोगे, इसमें तो आप कैश सेल्स भी लिखोगे, दोनों लिखने पड़ेंगे, क्रेडिट भी बुक करोगे, कैश भी बुक करोगे, यस। तो मैम जब यहाँ पे क्रेडिट भी बुक हो गया, कैश भी बुक हो गया, यहाँ पे मेरे को जब उसने अपने इनवॉइस टैक्स रिटर्न में लिख दिया, तो परचेसर केस में दैट इज रेसिपिएंट के परचेस रिटर्न में भी ये रिफ्लेक्ट हो गया होगा, ऑटो पॉपुलेट, इसने तो आईटीसी अवेल कर लिया होगा, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो रिसिपिएंट हैज नॉट येट डन द पेमेंट, उसने तो अब तक पेमेंट किया ही नहीं, बिकॉज इट वाज क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस बुक हो गया, क्रेडिट परचेस ऑटो पॉपुलेट हो गया, लो भाई आईटीसी अवेल हो गया, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला गया वो आईटीसी। शर्त तो सिर्फ यही थी, द कंडीशन वाज ओनली कि इट शुड गेट ऑटो पॉपुलेटेड इन द परचेस रिटर्न ऑफ द रिसिपिएंट, हो गया ऑटो पॉपुलेट, उसने बुक कर दिया था। अब तो बोलते ऐसे तो फिर क्रेडिट परचेस अलाउ करना ही बंद करना पड़ेगा, तो वो बोलते नहीं, वी अलाउ अ पेमेंट कि 180 डेज के अंदर यू कैन डू द पेमेंट। आप क्या करो, 180 डेज के अंदर रेसिपिएंट शुड डू द पेमेंट, और अगर पेमेंट 180 डेज में हो जाता है तो ये जो आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड है, ऑलरेडी अवेल्ड है, समझ रहे हो ना, ऑलरेडी अवेल्ड है, तो ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज 180 डेज में पेमेंट हैज बीन डन। बट अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं हुआ तो ये जो आईटीसी ना पहले प्रोविजनल था, पहले वर्ड क्या यूज करते थे, दिस इज प्रोविजनल आईटीसी, बिकॉज 180 डेज के अंदर पेमेंट होगा या नहीं होगा हम लोग चेक करेंगे, इससे ना गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था। क्या वर्ड यूज किया, प्रोविजनल, प्रोविजनल मतलब अभी पता नहीं है यू विल गेट आईटीसी और नॉट, अब गवर्नमेंट ने उसको हटा के क्या कर दिया, फाइनल, मतलब ऑलरेडी ये फाइनल आईटीसी तुमको मिल चुका है, और अगर 180 डेज में यू डू नॉट डू द पेमेंट, 180 डेज में अगर तुम पेमेंट नहीं करते हो, तो इसका मतलब जैसे ही 181 आएगा, यहां से क्या करो, इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट होगा। कैसा इंटरेस्ट का मीटर, बोलता है 180 डेज में पेमेंट करना था, 181 डे पे किया नहीं किया, सबसे पहले फॉर दैट टैक्स पीरियड, उस टैक्स पीरियड में यू हैव टू रिटर्न अस द आईटीसी अगेन। ये जो आईटीसी तुमने यूज कर लिया था ना, यूज कर लिया था, यूटिलाइज कर लिया था, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है, इसका मतलब अवेल हो गया। तो जब भी टैक्स पेमेंट करना होगा, टैक्स पेमेंट के लिए तुमने उसको क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। आर यू गेटिंग द मीनिंग यूटिलाइज, तो यू हैव यूटिलाइज, तो द डेट, जिस डेट को तुमने इसे यूटिलाइज किया, वहां से यहाँ जब तुम क्या कर रहे हो, वापस से रिवर्स कर रहे हो, इस आईटीसी को हमें वापस दे रहे हो, उस दिन से, जिस दिन तुमने क्या किया, यूटिलाइज किया, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल द डेट जब इसे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में यू आर पेइंग, यहां से यहां तक जितने भी दिन है, यू हैव टू पे एट द रेट ऑफ 18%, जो पहले 24 था, यू हैव टू पे एट द 18% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
तो पहले प्रोविजनल था, तो प्रोविजनल में दे वर अनेबल टू क्लेम द इंटरेस्ट। अब क्या बोल दिया, फाइनल है, तो फाइनल के केस में फाइनल है, तो फाइनल के केस में क्या होगा, आईटीसी। तो दो वापस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करो और साथ में उसका इंटरेस्ट भी ऐड करो। इतना समझ में आया? जस्ट चलो मैम, अभी आप क्या बोले कि 180 डेज का कॉन्सेप्ट है। 180 डेज के अंदर ये रिसिपिएंट हैज टू पे, इफ ही फेल्स टू पे विद इन 180 डेज, तो फिर से क्या होगा, रिवर्सल स्टार्ट होगा। रिवर्सल मींस ये जो आईटीसी ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया था, ऐड करना होगा वापस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में विद इंटरेस्ट। बट मैम कभी ऐसा हुआ, कैसा हो गया, अभी तो 180 डेज में पेमेंट नहीं हुआ, 180 डेज के अंदर क्या नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, बट आफ्टर 180 डेज, सपोज मैम 200 डेज के बाद पेमेंट कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि 180 डेज में पेमेंट नहीं हो तो कभी होगा ही नहीं। मैम सपोज आफ्टर 180 डेज 200 डेज के अंदर पेमेंट किया, तो नाउ अगेन द रिसिपिएंट कैन रीअवेल आईटीसी, बट इंटरेस्ट अवेल नहीं कर सकता वापस। दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ पेनल्टी। आईटीसी वापस लाइफ टाइम में कभी भी हो सकता है। ये जनरली मैम 1 ईयर का टाइम होता है ना इनवॉइस का, बट इन दिस केस ऑफ 180 डेज रिवर्सल करना है, मतलब तुमने वापस से आईटीसी पे किया, अब क्या कर रहे हो, लेना चाहते हो, तो उसके लिए टाइम लिमिट इज लाइफ टाइम, मतलब इनफाइनाइट टाइम। जब तुमको पेमेंट आएगा वापस, जब तुम पे करोगे, यू कैन रीअवेल द आईटीसी। और नॉर्मल केस में आईटीसी क्लेम करने का टाइम क्या, इनवॉइस का टाइम 1 ईयर है और क्लेम करने का टाइम November 30, और जब तुम एनुअल रिटर्न फाइल करते हो whichever is earlier। ठीक है मैम जो इंटरेस्ट लगेगा वो 20 डेज का लगेगा ना, मतलब 18% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। 20 डेज नहीं, जिस दिन तुमने यूटिलाइज किया था, यूटिलाइज मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, तो जिस दिन तुमने यूटिलाइज किया था वहां से जिस दिन आज तुम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की तरह वापस पे कर रहे हो मेरा आईटीसी, तो यहां से यहां तक का लगेगा। देखो उधर ये लिखा, अ रजिस्टर्ड पर्सन availed ITC on any inward supply, whether of goods, whether of service, but fails to pay to supplier amount towards the value of supply, ठीक है, along with tax payable within 180 days from the date of invoice, invoice की डेट से 180 दिन के अंदर, if you fail to pay, shall pay an amount equal to input tax credit in respect of such supply along with interest, while furnishing the return for the tax period immediately following the tax period of 180 days। ठीक है, तो पहला तो 180 डेज। फिर मैम ये जो 180 डेज का कंडीशन है, ये क्या बोलता है कि मैम 180 डेज में पेमेंट करना है। अब सपोज करो मैम यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब तो रिसिपिएंट को खुद को ही टैक्स पे करना है। पहले तो सप्लायर को पेमेंट करता था, तब सप्लायर जाके पे करता था गवर्नमेंट को। अब तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट को खुद को ही पेमेंट करके आना है, तो फिर ये 180 डेज का कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। मैम सेकंड, विदाउट कंसिडरेशन ए सप्लाई,
तो भी 180 डेज का कॉन्सेप्ट नॉट एप्लीकेबल। क्यों? जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो तुम्हारा टैक्स कैसे आएगा? टैक्स नहीं आएगा तो आईटीसी कैसे आएगा? बट फिर मैम यहाँ पे बोलते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन है, तो हमें पता है शेड्यूल 1 बोलता है विदाउट कंसिडरेशन, फिर वैल्यूएशन करते हैं हम कई जगह, तो बोलते हैं ऐसे केस में फिर हम 180 डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते। अंडरस्टूड? क्योंकि जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो कंसिडरेशन पे करने का 180 डेज कैसे स्टार्ट करोगे? अंडरस्टूड? सचिन आ गया? अब एक बार यू कैन डू दिस इज सेक्शन नंबर 16 दैट वी हैव कंप्लीटेड। सेक्शन बड़े छोटे हैं इसके, बट डिटेल्स हैं इनमें। प्रॉपरली रीड, 5 to 10 मिनट्स आई एम गिविंग, अच्छे से रीड कर लो इसको। पूछना है पूछ लो। मैम वो 1 year वाला कैन यू रिपीट अगेन मैम? Invoice should not be older than 1 year. In order to claim ITC, you have to give invoices, certain documents. So whatever documents as a proof you are giving, it should not be older than 1 year. Ma'am, which means supplier has to file the within 1 year, ma'am. Supplier तो कुछ भी करे, but recipient want to avail ITC. तो recipient का valid invoice क्या होना चाहिए? 1 year से older नहीं होना चाहिए। Ma'am, once supplier has filed the return, automatically auto-populated to on recipient But there is GST third portal. return. There is third return also for matching. ठीक है, ये तो सिर्फ ऑटो पॉपुलेट होता है। ऑटो पॉपुलेट होने के बाद ये एक्सेप्ट करता है कि यस मैंने क्या किया, रिसीव किया, मैंने क्या किया, परचेस किया। ठीक है, तो आगे भी एक और रिटर्न आएगा जिसमें क्या होता है, ये लोग परचेस एज वेल एज सेल्स दोनों रिटर्न फाइल करते हैं, मिक्स होके एक स्टेटमेंट बनता है। वो मिक्स स्टेटमेंट मैचिंग के लिए होता है। मैम कौन सा मैम आप एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनुअल रिटर्न, मंथली। वेट ना, थोड़ा सा रुको। ओके मैम। मैम या मैम रिसिपिएंट आके विथिन 180 डेज पे नहीं किया तो वो आके 18% इंटरेस्ट पे करेगा ना मैम? बट गवर्नमेंट हाउ ना 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 ना, रिसिपेंट अगर 180 डेज में पे नहीं करता है, वही मैम पे नहीं हाँ, किया तो 18% रेट पे गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। वापस से आईटीसी वापस करना है। हाँ, या गवर्नमेंट को कैसा पता चलेगा कि ये क्रेडिट क्रेडिट है या कैश ट्रांजैक्शन और स्क्रूटनी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन? स्क्रूटनी वगैरह से, जब भी स्क्रूटनी असेसमेंट्स और इंस्पेक्शन निकलते हैं तब पता चलता तब तब तक आके हम गवर्नमेंट को नहीं पता है, देन वी कैन अवॉइड द इंटरेस्ट पेनल्टी ना मैम? है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली तभी तो डिमांड एंड रिकवरी का चैप्टर है। डिमांड एंड एक्चुअली रिकवरी में यू विल यस फाइंड कि इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी ये सब करते हैं। जहाँ पे रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी यू विल फाइंड। यस मैम। मैम तब गवर्नमेंट को पता चलेगा तभी डिमांड एंड रिकवरी होगा, तब गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा, ये चलता ही रहेगा ना मैम? अभी भी चलता तो है, चलता ही है ना। सपोज करो मैंने कुछ खरीदा, 8 महीने 9 महीने हो गए, पेमेंट नहीं किया, अब वो थोड़ी ना रिवर्स करेगा, वो उसका काम नहीं है, वो अपने से मांगेगा, करेगा। यहाँ थोड़ी ना तुम बुक करते हो क्रेडिट कैश कुछ भी। ठीक है, सप्लायर कैन इज दिस क्या? सप्लायर इंटीमेट कर सकता है मैम ऐसा क्रेडिट हुआ है ऐसा लेके? अरे वो फिर सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है, बट इफ यू जनरली आस्क तो ये मार्केट टर्म्स रहते हैं। इतना कोई गवर्नमेंट को जाके ऐसे बताएगा क्या सिर्फ 10-15 हजार की क्रेडिट के लिए कि देखो देखो उसने अब तक मेरे को पेमेंट नहीं किया, इसको आईटीसी मत देना। आर यू गेटिंग?
डन। Yes, ma'am. Ma'am, in that ITC restricted point, that amendment point, in that, even though the supplier has communicated the details, the ITC is not restricted. That's what it means? No. हाँ, even if they have communicated, तो restricted नहीं, but restricted in some other sense, like 1 year older invoice. ठीक है. Okay. वाला example that supplier is in different state, recipient same state, immovable property there, then it could be Okay. restricted. Okay, okay, thank you. अब we have done ना ITC. अभी मैंने क्या बताया था मैम? ITC can be availed in respect of goods also, and ITC could be availed in respect of input service also. ITC could be availed in respect of capital goods also, है ना? So when we talk about the ITC, एक बात समझो कि कोई मेथड भी तो होनी चाहिए मैम कि हाउ टू कैलकुलेट. तो they have given 2 rules. Rule number 42, rule number 43. इतना ध्यान से इसको इसलिए समझना. Rule number 42 to okay चलेगा, but when it comes to rule number 43, जितने स्टार लगा सकते हो पूरा पेज भी भर दोगे ना तो एवरी टाइम ये आता ही है. Every time rule number 43 will come in exam, has come in exam and will always come in exam. अब इससे ज्यादा कोई क्या बोल सकता है? ठीक है ना, आता था, आता है और आता रहेगा. ठीक है. Now मैम, what is the method? उससे पहले तो मुझे जनरल चीज बताओ. Can I avail ITC on any goods if I am utilizing it for business purpose? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again, can I avail ITC on any goods if on purchase, if after purchasing I am utilizing it to, I am keeping it for the purpose of sales, but जो भी मैंने खरीदा था now it is an exempt supply. Can I utilize ITC? No, ma'am. No. No, ma'am. That means ITC आप तभी यूज कर सकते हो, अवेल कर सकते हो तो जब आपने GST पे किया ऑन परचेस, ऑन इनवर्ड सप्लाई यू हैव मेड अ परचेस, बट जब आप सेल्स करते हो दैट मीन्स आउटवर्ड सप्लाई करते हो, इट शुड बी अ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई. जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे तभी तो उसमें से माइनस ITC कर सकते हो. अब टैक्स ही पे नहीं कर रहे हो उसमें से माइनस ITC तो नहीं कर सकते, तो इट शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई. मतलब मैम एग्जेम्प्ट नेचर के लिए यूटिलाइज किया तो यू वोंट बी गेटिंग ITC. ठीक है मैम. ITC तो है लेकिन ब्लॉक कर दिया 17 सबसेक्शन 5. कैन आई अवेल नाउ ITC? No, ma'am. No, बोले no, क्या ma'am. ब्लॉक. तो मैम सबसे पहले क्या होता है, सपोज मैंने कहा कि ये परचेस, ये परचेस, ये परचेस, ये परचेस, ये परचेस, 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 इनवर्ट सप्लाई, इतना सारा. सबसे पहले तो ये क्या डायरेक्ट जाके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाता है? नहीं, कैलकुलेशन होती है इसकी. अब वो कैलकुलेशन पहले इनपुट के रिस्पेक्ट में मैं बता रही हूँ. कैलकुलेशन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट, दैट इज रूल नंबर 42. सबसे इजी, बहुत इजी. क्या है मैम वो? सबसे पहले टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व इन द इनपुट और इनपुट सर्विसेज. तुमने कितना टैक्स पे किया? तुम तो बस इतना बताओ ऑन योर दिस परचेस, 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 जितना भी परचेस है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव पेड, बस उतना लिखो तुम तो. गॉट इट? अभी दिमाग नहीं लगाना, सब इकट्ठा कर लो. ये पूरी एक बॉटल है, ये सपोज कर लो, मैं निकालने वाली नहीं उसमें से कुछ. सपोज ये क्या है, ITC भरा पड़ा है, मतलब व्हाटएवर टैक्सेस आई हैव पेड, ये सारा क्या इसके अंदर टैक्सेस है. ये ग्रीन है तो तुम्हें दिखेगा भी नहीं, प्लांट है. क्या लिखे? ये ले लेते, ये दिख रही होगी. ठीक है, बट इसके अंदर क्या है, सारा की सारा टैक्सेस व्हाटएवर यू हैव पेड. बोलेंगे अब इसमें सब पेड है बट इसका तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा, यू वोंट गेट क्रेडिट. क्यों? सबसे पहले रुको, इसमें से क्या निकालो, ब्लॉक्ड. ब्लॉक्ड है तो कैसे दे दे? नहीं दे सकते. फिर कौन सा टैक्स वापस निकालो?
बिकॉज नाउ यू हैव डन एग्जेम्प्ट नेचर का सप्लाई, हटा दो। और कौन सा निकालो, बिकॉज यू हैव परचेज द प्रोडक्ट बट यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, हटाओ। अब जो बचा कुचा रहेगा ना वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। जो बचा कुछ है वो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। जैसे सबसे पहले तो टोटल इनपुट टैक्स सब लिख दो, वॉट एवर यू पेड ऑन इनपुट, वॉट एवर यू पेड ऑन इनपुट सर्विस। इसमें से आप सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, नॉट यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, वो आईटीसी रिमूव करेंगे, दैट इज नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। फिर यूज करेंगे दैट हैज बीन एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जेम्प्ट नेचर, फिर हम माइनस करेंगे दैट इज ब्लॉक्ड। इसके बाद ये तुम्हारा जाएगा क्रेडिट लेजर, मिल जाएगा पूरा क्रेडिट लेजर वाला। नहीं रुको अभी भी कुछ करना है क्या मैम। सपोज ये रॉ मटेरियल आई हैव परचेज, ये रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया लेट्स से, या फिर ये स्टॉक इन ट्रेड आई हैव परचेज। मैम ये जो स्टॉक इन ट्रेड है ना, ITC of input or input service that are intended to be used exclusively for taxable supply। ये बोलता है कि पहले तो तुमने मिक्स वाले सारे डाल दिए, क्योंकि कुछ स्टॉक इन ट्रेड ऐसे भी तो हो सकते हैं जो तुम्हारे टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट दोनों पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं, मेरा सपोज करो कि कोई रॉ मटेरियल है, दिस रॉ मटेरियल इज यूटिलाइज्ड इवन फॉर एग्जेम्प्ट नेचर का सप्लाई, इवन फॉर टैक्सेबल नेचर का सप्लाई। तो बोलते हैं कि वो तो फिर मिक्स में हो गया, वो बोल रहे यहाँ पे और क्या माइनस कर दो पता है, आईटीसी जो एक्सक्लूसिवली किस चीज के लिए, बिजनेस तुम्हारे टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ये माइनस करने के बाद पता है क्या बच जाएगा, जो कॉमन आईटीसी है, जो दोनों के लिए यूज होता था और कॉमन है। मतलब मैम पहले तो मैंने सब कुछ लिख दिया, सबसे पहले ये मेरा बॉक्स है, ये रहा एक बॉक्स, इस बॉक्स में जितना मैंने टैक्स पे किया ना मैंने सब लिखा, टैक्स पे किया नंबर 1 जितना वो सब लिखा। इसमें ब्लॉक्ड भी है, इसमें नॉन बिजनेस पर्पस भी है, और इसमें क्या है एग्जेम्प्ट भी है। इसमें मैम वो भी है जो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों पर्पस के लिए यूज होगा। इसमें वो भी है जो बिजनेस पर्पस एज वेल एज पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज होता है, ऐसा वाली चीजों का भी टैक्स है, सब कुछ है ना इसके अंदर, एवरीथिंग। तो बोलते हैं कि देखो सबसे पहले हम क्या बाहर करेंगे, सबसे पहले हम बाहर कर देंगे ये, क्योंकि ये तो पता ही है कि नहीं मिलना, हमें पता ही है। फिर वो बोलता है ये तो हो गया तुम्हारे लिए जो नहीं मिलेगा, नो यू विल नॉट गेट, ये ना वाले हो गए। अभी भी इसमें क्या बचा होगा, अभी भी एक्सक्लूसिवली बिजनेस वाला तो बचा होगा, जो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए मैंने पे किया, जो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट पर्पस के लिए पे किया, जो बिजनेस पर पर्सनल सबके लिए यूज हो रहा है। तो बोलता है देखो ये हटा दिया, अब इसके बाद एक्सक्लूसिव वाला भी हटा दो, क्योंकि ये हटाने के बाद अब जो बचेगा ये क्या है, एग्जेम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल, बिजनेस एज वेल एज पर्सनल पर्पस, इसको बोलते हैं कॉमन क्रेडिट। मैम कॉमन क्रेडिट दोनों चीजों के लिए यूज हो रहा है, और दोनों चीजों के लिए यूज हो रहा है तो हम तो क्रेडिट तभी अलाउ करेंगे, इसका वो पोर्शन अलाउ होगा दैट इज यूज फॉर टैक्सेबल पर्पस, और इस कॉमन क्रेडिट का वो पोर्शन अलाउ होगा एज एन आईटीसी दैट हैज बीन यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। तो कॉमन तो है, बट कॉमन होने के बाद भी हम अलाउ कौन सा करेंगे, इस कॉमन में से भी सपोज 10 लाख का कॉमन क्रेडिट यू आर हैविंग, इस कॉमन में भी तुम्हें अलाउ होगा जो टैक्सेबल पर्पस के लिए पे किया था और जो बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब कुछ अपोर्शन करने के बारे में। क्या करना है अपोर्शनमेंट। मैम अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे, तो बोलता है कि सबसे पहले तो यहाँ से माइनस कर दो जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज का। अब ये बचा कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट को 2 स्टेप्स में हम डिवाइड करते हैं। इस कॉमन क्रेडिट में सपोज करो तुम क्या कर रहे हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करते हो, तो जब मेरा टोटल टर्नओवर इतना तो मेरा कॉमन क्रेडिट इतना, when my total turnover is इतना तो my common credit is इतना, when my exempt supply is इतना तो मेरा क्रेडिट कितना, समझ गए। जब मेरा टोटल टर्नओवर इतना है तो ओवरऑल कॉमन क्रेडिट इतना है,
तो मेरा एग्जाम टर्नओवर इतना है, तो मेरा क्रेडिट कितना होगा, वो क्रेडिट माइनस करेंगे हम इसमें से, नहीं मिलेगा ना उस एग्जाम नेचर का। फिर इसके बाद क्या बचा मैम, ये तो वो हो गया जो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, एग्जाम सप्लाई के लिए। इसके बाद मैम वो जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं होता, उसका भी थोड़ा कॉमन में से निकालना पड़ेगा। तो बोलते अब जितना क्रेडिट बचा है ना, ये सब माइनस करके, ये भी माइनस कर दिया, ये C2 भी तुमने क्या कर दिया, ये वाला D1 भी माइनस कर दिया। ये सब माइनस करने के बाद अब वो बोलता है कि क्या माइनस करो जो मेरे लिए नॉन बिजनेस पर्पस का बचा है, क्योंकि कॉमन क्रेडिट है अभी भी, तो कुछ चीजें बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है और वही चीज नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज हो रही है। तो वो नॉन बिजनेस पर्पस को कैसे निकालते, तो बोलता है कि ये जो तुमने कॉमन क्रेडिट निकाला था ना यहाँ, इसका डायरेक्ट 5% दो और मान लो कि इतना परसेंट नॉन बिजनेस पर्पस का है। इसके बाद जो क्रेडिट बचेगा, इसके बाद जो तुम्हारा क्रेडिट बचेगा वो तुम्हें अलाउ होता है। मतलब बोलना ये चाहते हो कि ये तो पहली फुर्सत में सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए है वो सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर मैम अब जो कॉमन बचा, कॉमन में पहले क्या करो, कॉमन में सबसे पहले करो, जब मेरा टोटल टर्नओवर इतना तो मेरा कॉमन क्रेडिट इतना, तो मैम मेरा एग्जाम टर्नओवर इतना तो मेरा कॉमन क्रेडिट कितना, उसको नाम दे दिया D1। उसको क्या नाम दे दिया, D1, कि D1 इज सपोज योर द कॉमन क्रेडिट, जो एग्जाम वाले का क्रेडिट अमाउंट इतना है, D1 इज द क्रेडिट अमाउंट फॉर एग्जाम वाला। तो मैम जो बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होते हैं इनपुट और इनपुट सर्विस, उनका कैसे निकालेंगे, तो बोलता है कि जो तुम्हारा कॉमन क्रेडिट है उसका डायरेक्ट 5% कर दो। तो ये D2 हो गया, D2 मान लो दैट इज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। अब जो कॉमन क्रेडिट है, कॉमन क्रेडिट में से D1 भी माइनस कर दो, D2 भी माइनस कर दो, ये तुम्हारा बचा कुचा एलिजिबल क्रेडिट है। इतना तुम्हें अवेल करने को मिलेगा। अंडरस्टूड? सो ये कौन सी मेथड है, दिस इज द मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ITC इन केस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस। ये जितना दिखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या क्या है, ये सबसे इजी यही वाला है 42। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे पता चलेगा सबसे इजी तो ये, और ये आता भी नहीं बाई चांस एक रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में, बिकॉज 99 नहीं 100% क्या आता ही आता है, रूल 43 दैट इज कैपिटल गुड्स। तो मैम ये अपोर्शनमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई, अपोर्शनमेंट की जरूरत पड़ी क्योंकि सेक्शन नंबर 17 क्या बोलता है, अपोर्शनमेंट की जरूरत पड़ी क्योंकि सेक्शन नंबर 17 बोलता है कि कुछ गुड्स एंड सर्विस ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो, पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। जैसे ये मेरा लैपटॉप सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए थोड़ी ना यूज हो रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए भी आई यूज इट। फिर उसके बाद मैम कुछ गुड्स एंड सर्विस ऐसी होती है जो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज होता है। जैसे सपोज मेरे पास क्या है, ये लैपटॉप है, एक एग्जेम्प्ट नेचर का सप्लाई भी इसी को यूज करके करती हूँ और एक टैक्सेबल नेचर का सप्लाई भी मैं इसी को यूज करके करती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस पार्टली यूज होते हैं और पार्टली यूज के केस में यू हैव टू अप्लाई अपोर्शनमेंट, क्योंकि ITC तो हम टैक्सेबल वाली चीजों का ही देंगे और उन चीजों का देंगे जिसको तुम बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हो। अंडरस्टूड? तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू, इसमें एक पॉइंटर अभी और है, वो अभी नहीं बता रही हूँ मैं, एक D1 D2 का यहाँ पे पॉइंटर और आएगा जहाँ पे तुम्हें रिवर्सल भी करना पड़ेगा, अभी नहीं देख रहे उसको, ठीक है? ये इसी का फिर से डायग्रामेटिक फॉर्म दिया सेम, ठीक है, बट ये अपन ने अभी नहीं किया है। ये दिख रहा है सबमिशन ऑफ D1 D2, दिस वी हैव नॉट येट डन। मैम इसका मतलब एक चीज बताओ, ये जो आपने D1 कैलकुलेट किया, ये जो आपने D1 कैलकुलेट किया, D2 कैलकुलेट किया, ये ईयरली कैलकुलेट करते हो क्या? अरे हर मंथ होता है ये, बिकॉज एवरी मंथ यू हैव टू फाइल द रिटर्न। जब एवरी मंथ यू फाइल द रिटर्न तो हर महीने D1 एंड D2 क्या होता है, कैलकुलेट होता है। और एक चीज सोच के बताओ, D1 एंड D2 इज बेनिफिट फॉर यू कि तुम्हारा ITC खत्म होता जा रहा है इससे? ITC खत्म हो रहा है मैम। तो सपोज कर लो तुमने क्या किया, जनवरी से लेके दिसंबर तक जितना D1 एंड D2 रिवर्स किया, मतलब माइनस किया,
एक्चुअल में जब तुम एनुअल रिटर्न फाइल करते हो उसमें ये पता चलता है नहीं मुझे इतना रिवर्सल नहीं करना चाहिए था, ज्यादा रिवर्सल हो गया। हो सकता है ना, कभी ऐसा हो सकता है किसी केस में कि तुमने जितना रिवर्सल किया D1 D2 D1 D2 D1 D2 उससे ज्यादा रिवर्सल होना चाहिए था, या फिर उससे कम रिवर्सल होना चाहिए था। तो ज्यादा और कम के केस में क्या करना पड़ता है तुम्हें, या तो और टैक्सेस पे करने पड़ते हैं विद इंटरेस्ट, या फिर तुम्हें रिफंड भी मिल सकता है। तो अभी इसको इसलिए नहीं डिटेल में ले जा रही, एक आइडिया दे दिया कि ये किस रिस्पेक्ट में दे के रखा है। ठीक है। अब मैम कुछ क्रेडिट्स आपने बोला ना ब्लॉक्ड है, ये पूरी लिस्ट है ब्लॉक्ड क्रेडिट की। कुछ क्रेडिट्स क्या करके रखे, ब्लॉक करके रखे, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक क्रेडिट का पूरा लिस्ट दिया है। एक 5 मिनट्स का ब्रेक दो, फिर से हम ये 17.5 करके आज क्लोज करेंगे, है ना। चलो आ जाओ। बी बैक।
लक्ष्मी, सचिन, जया, अजो, कार्तिक। अभी ना, अब इसमें someone was saying something. चलो, अब ये जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है ना, सबसे सिंपल पॉइंटर्स कर रहे अभी, कुछ भी नहीं जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, कोई चीज की नहीं। ये बोलता है कुछ चीजों का क्रेडिट हमने ब्लॉक कर दिया, नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? मैं पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ। वाई? इसको नीडेड एक्सप्लेनेशन। ये 3 चीजों का एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। ठीक है, वो बोलते हैं सबसे पहली चीज, एक चीज बताओ, तुमने क्या किया? इवेजन। तुम्हें लगता है तुम टैक्स की चोरी करोगे? टैक्स की चोरी करने के बाद आफ्टर टैक्स इवेजन, बिकॉज गवर्नमेंट ने पकड़ लिया इंस्पेक्शन स्क्रूटनी में, तब तुमने क्या जाके क्या किया? डिमांड एंड रिकवरी के रीजन से टैक्स पे किया। तुम नहीं करने वाले थे पे, तुमने टैक्स पे किया बिकॉज यू आर डूइंग फ्रॉड। फ्रॉड किया, फ्रॉड पकड़ में आ गया, तो अंडर सेक्शन 74 यू आर पेइंग। तुम्हारे गुड्स पकड़ा गए, कॉन्फिस्केट हो गए, तो जबरदस्ती अब तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर इन इवेजन कॉन्फिस्केशन के रीजन से यू आर पेइंग द टैक्सेस, तो ये जीएसटी के आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। अंडरस्टूड? मैंने क्या किया मैम? गुड्स परचेस किए बिना इनवॉइस के, बिना इनवॉइस के गुड्स परचेस कर रही हूँ, तो सप्लाई विदाउट इनवॉइस, बाद में पकड़ में आ गया, अब तुमको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आईटीसी ले पाओगे। गॉट दैट? मैम आपने बोला था ना विदाउट, आपने क्या बोला था? विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होता है अगर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस असेट है। लो मैम, हो गया परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस असेट। स्टोलन, लॉस्ट, ये तो क्या है? परमानेंट ट्रांसफर हो गया, गए पूरे बिजनेस असेट, कभी रिकवर भी नहीं होंगे, तो ये तो परमानेंट ट्रांसफर बोलते हैं। ऑल्दो ये विदाउट कंसिडरेशन हुआ है, गुड्स चोरी हुए, डिस्ट्रॉय हुए, व्हाटएवर हैपेंड, विदाउट कंसिडरेशन जरूर हो सकता है, बट फ्री सैंपल दिया विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, बट हमने इसका आईटीसी ब्लॉक कर दिया, नहीं देना। मैम अगर डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी तुमको पे कर देगी, तुम्हें तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वापस मिला ना पैसा। अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट नहीं भी करेगी, तो हमने बोल दिया ना कि ये डिस्ट्रॉय का तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा स्पेसिफिकली, क्योंकि ये लूपहोल की तरह यूज करते थे लोग कि एक्चुअल में हमारे गुड्स चोरी हो गए, ये हो गया, तो चोरी भी हो गया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। कल चल के किसी और के वेयर हाउस में तुम्हारे गुड्स मिलते हो, तुम बोलते हमारे गुड्स चोरी हो गए, तुम्हारे वेयर हाउस में मिल रहे हैं कहीं और जाके, तुम बोल रहे चोरी हो गए थे, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, आईटीसी तो भी अवेलेबल है। मैम गुड सर्विस रिसीव बाय एनआरटीपी, एनआरटीपी इंडिया में रजिस्टर हुआ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो बोलते हैं एनआरटीपी यहाँ से गुड्स परचेस करता है, सर्विस लेता है, फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? बोलता है गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव बाय एनआरटीपी एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय। बोलता है एनआरटीपी स्पेसिफिकली अलग से रजिस्ट्रेशन लेता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बोलता है जो भी उसने यहाँ पे परचेस किया है, एक्सेप्ट द गुड्स दैट हैज बीन इंपोर्टेड बाय हिम, अगर गुड्स कुछ वो इंपोर्ट कर रहा है वो बात अलग है, अदरवाइज एनआरटीपी को कैसे दे दे आईटीसी? वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना, ही इज नॉट रजिस्टर्ड नॉर्मली, तो उसको आईटीसी नहीं मिल सकता। सिर्फ हाँ, अगर गुड्स वो इंडिया में इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट करके आईजीएसटी उसको पे करना होता है, रिफंड चैप्टर में यू विल फाइंड आईजीएसटी का उसको रिफंड मिल जाता है, व्हाटएवर ही हैज पेड इन इंडिया। मैम कंपोजिशन स्कीम तुम ही जानते हैं, कंपोजिशन स्कीम वाला अगर टैक्स पे करता है तो आईटीसी नहीं होता। उसका क्या है कंपोजिशन स्कीम? या तो 2.5% या फिर 0.5%, रिमेम्बर? तो इसका आईटीसी तुमको नहीं मिलेगा। तुम ये बताओ, इजी। मैम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैम हम क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मैंने सपोज करो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा ली, तुम भी जानते हो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत रॉ मटेरियल लगेगा, बहुत सर्विसेज होंगे और आईटीसी जनरली बहुत हाई होगा। तो क्या तुम जनरल वालों को जिनका बिजनेस नहीं है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, आई एम नॉट हैविंग द बिजनेस, मैं कोई कैपिटल गुड्स कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ, डू यू थिंक दे विल प्रोवाइड मी आईटीसी फॉर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी? नो, उसका नहीं मिलेगा,
क्यों? क्योंकि मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट गुड्स। आपने बोला था गुड्स का मिलेगा, आईटीसी इनपुट सर्विस का मिलेगा। पहली बात तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली गुड्स नहीं है, और दूसरी चीज मैम आपका बिजनेस ही इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने का नहीं है, तो आपको नहीं मिल सकता। अदरवाइज तो ये तो पता नहीं कितना आईटीसी इकट्ठा कर लोगे। फिर इसके बाद मैम रोकेंगे इसको, अभी नहीं करेंगे। मैम ये क्या है? अपने ही एम्प्लॉय को तुम क्या दे रहे हो? ब्यूटी ट्रीटमेंट। कौन सा ऐसा यूजफुल हो गया भाई? उसको कोई ट्रिप दे रहे हो, उसको कोई हेल्थ सर्विस दे रहे हो, आउटडोर कैटरिंग दे रहे हो, फूड एंड बेवरेज दे रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो। ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस डीटी में एज ए डिडक्शन अलाउड होता है, याद है ना? डीटी में इट इज अलाउड एज डिडक्शन। तो बोलते ये सारी चीजें जैसे फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय अगर कुछ दे रहे हो, एंड दैट बेनिफिट लॉ कंपल्शन नहीं करता है। लॉ की कोई कंपल्शन नहीं है कि ये बेनिफिट तुमको देना होगा। जैसे फिटनेस मेंबरशिप क्लब की दे रहे हो उसको, तो ये लॉ ने कंपल्शन नहीं किया है। हाँ, अगर लॉ किसी चीज को कंपल्शन करेगा तो आईटीसी मिलेगा, क्योंकि लॉ ने जबरदस्ती करवाया। पर अगर लॉ जबरदस्ती नहीं करवा रहा, तुम उसको क्या बेनिफिट दे रहे हो? हेल्थ का बेनिफिट, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आउटडोर कैटरिंग करवा रहे हो, तो यू विल नॉट गेट आईटीसी। तो चेक लॉ का ऑब्लिगेशन। अंडरस्टूड? आया? अब यहाँ पे बोलता है मैम सपोज हम लीज पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, हायर पे देते हैं मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्लॉज ए डबल ए, मतलब इस पार्ट का लिंकेज अभी मुझे किस पे करना है? इधर एज वेल एज इधर। तो ये वो बड़े सेक्शन है, ये हमारा कितना मिनट लेंगे ओवरऑल? ये 3 सेक्शन है जो 20 मिनट्स लेंगे। तो छोटे छोटे दैट आई हैव टोल्ड कि अगर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट, फूड, बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, फलाना चीजें कर रहे हो, लॉ कंपल्शन नहीं करता है, तो नो आईटीसी। स्टोलन हो गए भैया, चोरी वाला नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, एनआरटीपी नहीं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए तुम यूज कर रहे हो, बात तो वही हो गई, यूजिंग फॉर पर्सनल कंजम्पशन, वैसे ही अलाउ नहीं करते। मैम इवेजन कर रहे हैं तो भी हम अलाउ नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? सो 17.5 का ब्लॉक्ड क्रेडिट तो बताया, लेकिन जहाँ डिटेल है वो हमने नहीं किया। जो सारे डायरेक्ट थे दैट वी हैव डन। कल की क्लास 7 o'clock से we will start and there will be no DT. It would be only our IDT and we will complete this topic और फिर close करेंगे, ठीक है? So it would be from 7 o'clock. मॉर्निंग मैम। Morning, है ना? तो 7 o'clock in the morning we will start and might be 10:30 तक जाएगा, ठीक है? So DT Only- रखेंगे कल, हाँ? Only IDT 7 to 10. हाँ, only for tomorrow, only IDT because we will close this ITC from tomorrow. ठीक है? तो कल सुबह और एक बार हो जाना कनेक्ट, है ना? चलो ओके, सॉरी आई कैन नॉट कंटिन्यू इससे ज्यादा, Thank you, ma'am. है ना? No problem, ma'am. You take care. You take Take care, rest. ma'am. Okay. ओके Okay. Bye. Thank you.